अगर मान लेते हैं कि किसी दुकान पे गए और लगभग 40 रुपए की चीनी खरीद ली, लेकिन वहां कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए कुछ है ही नहीं, ना वही स्केल है ना कुछ, तो क्या करेगा, अंदाजे से हाथ से उठा के दे देगा। तो मान लिए कि लगभग तुमको एक पैक चीनी मिल गया, एक पैक छोटा वाले से। सेकेंड टाइम फिर गए 40 रुपए की चीनी खरीद ली, लेकिन इस बार क्या हुआ कि अब उसको भी अंदाजा नहीं है कि पिछले बार कितना दिया था, फिर उठा के दिया और तुमको लगभग 1.5 पैकेट चीनी मिल गई। फिर थर्ड टाइम में तुमको लगभग आधा पैकेट चीनी मिली। तो ये जो अनसर्टेनिटी है, ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी बहुत कम कभी बहुत ज्यादा, ये अनसर्टेनिटी है। और इस अनसर्टेनिटी को दूर करने के लिए हमको मेजरमेंट की बहुत जरूरत है। जैसे अगर एग्जाम में देखा जाए तो क्राइटेरिया होता है पास करने के लिए, तो कोई अगर सर्टेनिटी ही नहीं होती, अगर मान लो कि कोई 60 नंबर पा रहा है तो ये फेल हो जाएगा, और वही अगली बार कोई 30 नंबर पा के अगर पास हो जा रहा है तो सीधा सीधा कहेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन है, कोई सर्टेनिटी नहीं है कि कितने नंबर पे पास कितने नंबर पे फेल। इसीलिए डेली लाइफ में मेजरमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब मेजरमेंट करेंगे किसका, तो यहां पे एक वर्ड आ जाता है अब, फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेजर किया जा सकता है उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। एंड अकॉर्डिंग टू लॉर्ड केल्विन physics is nothing but it's a science of measurement। लॉर्ड केल्विन के हिसाब से फिजिक्स क्या है, कुछ नहीं है, बस ये एक ऐसी साइंस है जो मेजरमेंट करती है किस चीज का, कभी किसी क्वांटिटी का, क्वांटिटी में टाइम, करंट, टेम्परेचर कुछ भी ले सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। एंड अकॉर्डिंग टू लॉर्ड केल्विन फिजिक्स इज नथिंग बट इट्स अ साइंस ऑफ मेजरमेंट। कोई कंफ्यूजन किसी को? सुनना ध्यान से, किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा उसके लिए कोई ना कोई यूनिट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के एक फिक्स मैग्नीट्यूड को हम उसका स्टैंडर्ड यूनिट ले लेते हैं। एग्जांपल, टाइम के लिए आप सेकंड ले सकते हो, टाइम के लिए हो जाएगा सेकंड। दूसरा, लेंथ के लिए मीटर, ऐसे ही बाकी भी, करंट के लिए एम्पियर, किसी के लिए कुछ चलता है। लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट होने के लिए शर्त क्या क्या है, तो क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए स्टैंडर्ड यूनिट होने के लिए। दूसरी चीज, क्लियर डेफिनेशन के बाद इसको दोबारा यानी कि रीगेन किया जा सकता है इजीली, इसको रीगेन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। थर्ड, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। और लास्ट, इंटरनेशनल सिस्टम पे एक्सेप्टेड होना चाहिए, मतलब वेरीफाइड होना चाहिए। दूसरी चीज, एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है जिसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो अब हम लिखते हैं किसी भी क्वांटिटी को, ध्यान देंगे यहाँ पे कि क्वांटिटी जब लिखोगे तो ये एग्जैक्टली होती है न्यूमेरिक वैल्यू जिसको हम मैग्नीट्यूड और एक यूनिट के, ठीक है। जैसे फोर्स इज अ क्वांटिटी और हम लिखते क्या है, 10 न्यूटन। तो यहाँ पे 10 क्या है, ये न्यूमेरिक वैल्यू है
जिसको अब हम न्यूमेरिक वैल्यू की जगह मैग्नीट्यूड बोलेंगे, और ये जो न्यूटन है इसकी यूनिट है। अब ये जो न्यूटन है ये स्टैंडर्ड यूनिट कैसे है, तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, इजीली अवेलेबल है, और इसको इजीली वापस पाया भी जा सकता है कि अगर हम फोर्स को किसी और टर्म में चेंज कर दिए, जैसे मास इनटू एक्सीलरेशन, तो यहां से हम इजीली न्यूटन लिख सकते हैं। क्लियर है यहां तक? सामने कि कोई भी क्वांटिटी एक्चुअल में कम या ज्यादा कभी नहीं होगी। अभी हम लिखे हैं क्वांटिटी Q इज इक्वल टू न्यूमेरिक वैल्यू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट। अब तुम 1 किलो चीनी खरीद लो, ठीक है, 1 केजी शुगर, और इसी को अगर तुम 1000 ग्राम शुगर लिखते हो तो भी इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ अंतर कहां आ रहा है, मैग्नीट्यूड और यूनिट के डिनोट करने में, कि जब मैग्नीट्यूड बदल रहे हो तो यूनिट भी कंपैरेटिवली बदल जाएगा। इसका मतलब ये जो यूनिट है और ये जो मैग्नीट्यूड है ये एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे, और हम कह सकते हैं कि क्वांटिटी विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। अब आप इसके लिए मैग्नीट्यूड कुछ भी लिखो और यूनिट कुछ भी लिखो, ये हमेशा इक्वल आएगा। कहने का अर्थ यह है कि द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड द यूनिट विल बी ऑलवेज कांस्टेंट फॉर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। मतलब किसी भी एक फिक्स क्वांटिटी, फिक्स अमाउंट की क्वांटिटी के लिए जो भी मैग्नीट्यूड और यूनिट होगा उसका जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा एक बराबर आता है, और ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसका यूज हम करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस में। किसी कोई कंफ्यूजन है यहां तक? मेजरमेंट है क्या? अब साइंटिफिक डेफिनेशन पे आ जाते हैं मेजरमेंट की, कि एक्चुअल मेजरमेंट होता क्या है, तो इट इज अ कंपैरेटिव वैल्यू विथ इट्स ओन यूनिट। ओन यूनिट का मतलब अगर हम लेंथ लिखते हैं कि मीटर, ठीक है, तो अगर मान लो कहीं लेंथ लिख रहा हो 100 मीटर, तो 100 मीटर का मतलब क्या है, मीटर प्लस मीटर प्लस मीटर प्लस 100 टाइम्स। मतलब कि जो मल्टीपल वैल्यू होगा इस मीटर का वही नया लेंथ होगा। ऐसे ही अगर हम बदलते चलते हैं तो यही हमारा मेजरमेंट होता है। तो सीधे सीधे कह सकते हैं कि ये कंपैरिजन है इसके ओन यूनिट से, कि जो नया वाला है वो कितना बड़ा हो सकता है, यही मेजरमेंट होता है। अब जब हम एक्चुअल में आएंगे यहाँ पे अपने टॉपिक पे, तो आ जाएगी क्वांटिटी, यहीं से शुरू किए हैं हम। तो दो टाइप की होती है, एक फंडामेंटल, एक फंडामेंटल और एक डेराइव। ये दो टाइप की क्वांटिटी होती है। तो फंडामेंटल क्या है, डेराइव्ड क्या है, और इसके बाद सिस्टम कहां से आता है, इस पे हम बात करेंगे। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो इंडिपेंडेंट होती हैं, मतलब फ्री होती हैं, किसी पे डिपेंड नहीं करेगी। एग्जांपल मास, लेंथ, टाइम, करंट। करंट का एम्पियर होता है, इसीलिए हम डायरेक्ट यूनिट लिख देते हैं, या फिर लिख दे रहे हैं सीधा। मास हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, करंट, टाइम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और मास, लेंथ, करंट, टाइम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और एक क्या रह गया, हाँ टेम्परेचर, एक रह गया टेम्परेचर। इनके यूनिट क्या होते हैं, तो मास के लिए केजी, लेंथ के लिए मीटर, करंट के लिए एम्पियर, टाइम का सेकंड, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, और टेम्परेचर के लिए केल्विन। डेराइव्ड यूनिट कौन होगी, ऐसी यूनिट जो डेराइव्ड क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी वो होगी ऐसी क्वांटिटी जो इन्हीं सब से मिलके बनी है, लाइक फोर्स, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, और जो भी इन सात को छोड़ के हो रही है।
फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो ये 7 यूनिट हैं, इन्हें ही फंडामेंटल यूनिट भी कहा जाता है। और सिर्फ 7 फंडामेंटल यूनिट होते हैं, 2 सप्लीमेंट्री भी यूनिट होते हैं। कौन कौन सा? एक सॉलिड एंगल होता है, एक सॉलिड एंगल होता है और एक एंगल होता है। एक को रेडियल, हाँ एंगल या प्लेन एंगल, एक को रेडियल और एक को स्टेरेडियन से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, इस पे भी हम बात करेंगे। अब आ जाते हैं सबसे पहले कि ऐसा यूनिट की क्या जरूरत पड़ गई और क्या कंडीशन है कि हमको ऐसा यूनिट का यूज करना पड़ रहा है। ठीक है, तो जब ध्यान देंगे तो आज भी गांव देहात में या हमारा जो जमीन जायदाद का सिस्टम होता है उसको हम लोग नापते किसमें? बीघा में, कट्ठा में, एकड़, इसमें नापा जाता है। या डिसमिल, बीघा, कट्ठा, एकड़, डिसमिल, 1 फुट, 1.5 फुट, 2.5 फुट, या 1 बित्ता, 1.5 बित्ता। तो ऐसा जब पहले से सिस्टम ये था तो बहुत सारी अनसर्टेनिटी होती थी। जैसे कोई सीजीएस सिस्टम फॉलो करता था, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। और जैसे आज भी जब केक वगैरह खरीदने जाओगे तो पाउंड। ठीक है, अभी भी जैसे केक खरीदने गए तो वहां पे बोलता है 1 पाउंड, 2 पाउंड, 3 पाउंड। तो मान लीजिए कि भारत में जो यूनिट चल रही थी वो बीघा, कट्ठा, एकड़ और सेर मन चलती थी। मास का मेजरमेंट कैसे होता था? 1 सेर या 1 मन ऐसे होता। ठीक है, कहानी पढ़े होगे, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर बाजी टकेसर खा जाए। तो वही कहानी है यहाँ पे। टकेसर मतलब 1 टका, 1.5 टका, वो रुपया का यूनिट था। तो अब मान लो कोई अमेरिकन है और कोई इंडियन है, एक इंडियन एक अमेरिकन है। यहां पे किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सचेंज करना है। मान लो यहां से हम स्पाइसेस भेज रहे हैं, इसके बदले में अमेरिकन हमको कुछ और दे रहा है। ठीक है, तो यहां पे मान लो हम 1 सेर स्पाइसेस को भेज दिए, तब इसको तो पता नहीं है कि 1 सेर बराबर कितना होता है, तो ये पाउंड के हिसाब से भेज देगा, ये पाउंड भेज देगा। हम 1 सेर भेज रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, हम ढेर भेज देंगे, वो कम भेज देगा, या कभी वो ज्यादा भेज देगा, कभी हम कम भेज देंगे। तो यहाँ पे ये अनसर्टेनिटी आई। और 3 टाइप के सिस्टम हमको देखने को मिल गए कि एक सीजीएस सिस्टम हो गया, एक एमपीएस सिस्टम हो गया, एक एफपीएस सिस्टम हो गया। सीजीएस सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, सेंटीमीटर लेंथ, ग्राम मास, सेकंड टाइम। तो ये तो टाइम तो हमेशा एक जैसा रहेगा। यहाँ पे ये मीटर हो जाएगा लेंथ के लिए, किलोग्राम हो जाएगा मास के लिए, सेकंड, फुट लेंथ, पाउंड मास के लिए, और एस हो जाएगा सेकंड के लिए। तो इस तरीके से हमको 3 सिस्टम देखने को मिल गया। लेकिन समस्या ये थी कि ये तीनों सिस्टम एक दूसरे में कन्वर्ट होते थे तो बहुत सारी वहां अनसर्टेनिटी, या ये कह सकते हैं बहुत सारा एरर भी रहता था। और इस एरर की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारी समस्याएं आने लग गई। तो जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, नाम याद रखेंगे, पूछा हुआ है। जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, नाम याद रखेंगे, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट 1971 में एक सिस्टम को असाइन किया या फिर ऑथोराइज कर दिया और कहा कि पूरा वर्ल्ड इसी सिस्टम को मानेगा। और उस सिस्टम को कहा गया एसआई सिस्टम, या इसी को हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, या जर्मन भाषा में कहा जाता है सिस्टम इंटरनेशनल। और इसी सिस्टम इंटरनेशनल के कंडीशन में इन्होंने 7 फंडामेंटल, 2 सप्लीमेंट्री और बाकी की डेराइव्ड यूनिट को रखा है। अब कुछ बताओ, इसमें कोई दिक्कत है तो? सवाल एकदम सही होता है कि पहली बार 1 मीटर कौन मेजर किया होगा, 1 किलो कौन मेजर किया होगा, 1 सेकंड कौन मेजर किया होगा, या 1 एम्पियर कौन मेजर किया होगा? ये तो हाई स्कूल में पढ़ के आए।
तो ये चार चीजें, और आगे एक केल्विन क्या होता है और ये सारी चीजें हमको पढ़नी है। तो 1 मीटर क्या होता है? 1 मीटर के लिए कहा गया है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, हम एक्चुअल नहीं ले रहे हैं 299 वाला, जो जनरल लिया जाता है 3 × 10⁸, वही लेके हम डिफाइन कर दे रहे हैं कि जो लाइट है वो सेकंड के, 1 सेकंड के 1/3 × 10⁸ पार्ट में जितना ट्रेवल करती है लेंथ, इसको कहा गया 1 मीटर। ठीक है, वैक्यूम में लाइट सेकंड के इतने हिस्से में से एक हिस्से में जितना ट्रेवल करेगी उसको 1 मीटर कहेंगे। ठीक है, 1 kg किसको कहा गया? तो एक प्लेटिनम इरिडियम की रॉड रखी है लंदन में, जिसके एक्चुअल मास को हम 1 kg मानते हैं, ये मानी गई है, मतलब कि कंसीडर्ड वैल्यू है। अब 1 kg में से थोड़ा सा 0 पॉइंट समथिंग ग्राम घट गया है, क्योंकि कोरोजन की वजह से उस रॉड का वेट भी घट गया है। 1 सेकंड क्या होता है? तो 1 सेकंड सीजियम एटम का नाम सुने हो? तो सीजियम एटम एक स्पेशल टाइप की रेडिएशन इमिट करता है, और वो रेडिएशन जितने टाइम में लगभग 9 अरब वाइब्रेशन को करता है, वो टाइम होता है 1 सेकंड। सोचो कितना तेज वाइब्रेशन है कि 9 अरब वाइब्रेशन ये 1 सेकंड में कर देता है। अब इसको मिलियन बिलियन में गिनोगे इंटरनेशनल सिस्टम में, तो ये और बड़ा चला जाएगा। फिर 1 एम्पियर क्या होता है? तो ये जानते हो कि 1 एम्पियर अगर इधर देखा जाए इससे Q बराबर IT से भी बता सकते हो कि 1 एम्पियर क्या होता है। और बाकी अगर इसको और ज्यादा डिफाइन करोगे तो ρ = RA/L से भी बता सकते हो, और इस R को चेंज कर लेंगे किस में? V = IR से I। तो यहां से ये तो मैथमेटिकली डिराइव्ड फॉर्मूले में निकाला गया है 1 एम्पियर। इसके बाद 1 सेकंड क्या होता है? तो जानते हो कि वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट होता है 0 डिग्री। इस ट्रिपल पॉइंट से 273 पार्ट नीचे चले जाएंगे, तो जो भी टेम्परेचर एक्वायर होगा उसको हम 1 केल्विन कहेंगे। यही रीजन है कि जब सेंटीग्रेड में जाते हो या सेल्सियस में जो भी टेम्परेचर दिया होता है, इसमें 273 ऐड कर दोगे तो केल्विन में चले जाओगे, और केल्विन में से 273 माइनस कर दोगे सेल्सियस में आ जाओगे। सही है कि उल्टा है? उल्टा है, इधर माइनस होता है। हाँ तो सही तो बोल रहे थे कि सेल्सियस में ऐड कर देंगे 273 तो केल्विन में चले जाएंगे, और केल्विन से माइनस कर देंगे तो सेल्सियस में आ जाएंगे। अब कैंडिला थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, लेकिन रेडियन हम समझा देते हैं और स्टेरेडियन समझा देते हैं क्या होता है। देखो रेडियन क्या होता है। रेडियन तो तुम लोग सर्कल में पढ़ के आए हो कि मान लो ये सर्कल है और आर रेडियस का, इसका रेडियस आर है, तो एक ऐसा आर्क काटो जिसका लेंथ भी आर हो, तो ये जो बीच में एंगल बनता है इसी को 1 रेडियन कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें? हाँ ये माइनर आर्क रहता है, लेकिन लेंथ बराबर होना चाहिए। मतलब कि जितना बड़ा रेडियस रखोगे ये वाला, उतना ही ये भी होना चाहिए। इसमें अगर बुक में देखोगे तो डीएस वगैरह करके देता है, बड़ा कंफ्यूजन रहता है वो। हाँ बुक में देखना है, डीएस वगैरह करके दे रखा है। लेकिन अगर डेफिनेशन, हाँ तो बात वही है कि देखो डेफिनेशन ये देता है कि 1 रेडियन इज द एंगल इन एनी सर्कल which is imposed by an arc which is in length equal to the radius of the circle। तो वही बात है कि आर्क भी रेडियस के बराबर काट लो, और रेडियस तो पता ही है, तो जो यहाँ पे एंगल बनेगा उसको हम 1 रेडियन कहेंगे। कोई कंफ्यूजन?
अब देखो सेम टू सेम जब स्टेरेडियन कहेंगे तो बुक में क्या दिया है क्या नहीं दिया है उसको छोड़ दो। मान लो कि ये एक स्फीयर है, ठीक है, और इसका रेडियस है r। अब स्फीयर ले रहे हैं, अब इस r का स्क्वायर कितना होगा तो r स्क्वायर। तो एक ऐसा एरिया इस स्फीयर में यहां से काट लिया जाता है कि जिसका जो एरिया हो d, या फिर एरिया लिख देते हैं, एरिया ये r स्क्वायर के इक्वल। तो ये जो एंगल यहां इंपोज करेगा ये वाला गोल सा, इसको हम कहेंगे 1 स्टेरेडियन। अब कोई कंफ्यूजन इसमें? किताब में देखोगे तो थोड़ा टेढ़ा डेफिनेशन दे रखा है। कट कैसे करेंगे? वो बर्थडे वाला टोपी देखे हो, हैप्पी बर्थडे वाला, हैप्पी बर्थडे वाला टोपी देखते हो कैसा होता है? एकदम ऐसे गोल होता है, ऐसे बना हुआ। अरे दिखाते हैं टॉपिक में, मतलब दिख रहा है ना कॉन्सेप्ट में। तो कॉन्सेप्ट जब किसी भी स्फीयर को ऊपर से काटोगे तो उसके सेंटर पे जाते जाते सिंगुलैरिटी मिलेगी। सिंगुलैरिटी मतलब जीरो, मतलब पॉइंट। और वही पॉइंट के जो अंदर में एक सर्कल वो एंगल बनेगा, वो प्लेन एंगल तो रह नहीं जाएगा, क्योंकि जो तुम फिगर कट आउट किए हो वो 3 डायमेंशनल है, और उसी एंगल को स्टेरेडियन कहा जाता है। अब क्योंकि समस्या ये है कि न तो रेडियन न तो स्टेरेडियन किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी की शर्त को पूरा कर पाता है, इसलिए इसको क्या करते हैं, सप्लीमेंट्री रखना पड़ता है। अभी कोई कंफ्यूजन? तो अब देखो आज तुम लोग का काम यही रहेगा, नोट्स भेजेंगे हम लिख के, बना लेना, वीडियो रिकॉर्डेड है वो भी भेज देंगे, और कल पढ़ाएंगे सम प्रैक्टिकल यूनिट्स। और इस प्रैक्टिकल यूनिट में से समझ लो कि 2 क्वेश्चन फिक्स होता है। जैसे पार्सेक क्या होता है, लाइट ईयर क्या होता है, एक पार्सेक कितना होगा, या एक्स यूनिट कितनी होगी, माइक्रोन, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये सारी चीजें। जैसे एक होता है चंद्रशेखर लिमिट, सुने हो नाम? तो चंद्रशेखर लिमिट क्या होती है? तो जो सन का मास है, ठीक है, जैसे बड़ा बड़ा मास अगर मेजर करना है, समझ लो छोटा सा पॉइंट है, बाकी कल तो इसमें बताएंगे कि मान लो ये हमारा सन है, ठीक, ये खुद बहुत बड़ा है, और इससे अब कोई हमको ऑब्जेक्ट मिल गया, कोई स्टार जो इतना बड़ा है, अब इसका हम मास कैसे मेजर करेंगे? तो किलो में तो करते रह जाएंगे, किलो में तो करते रह जाएंगे। तो क्या किया जाता है, इसके मास के अकॉर्डिंग मेजर करते हैं। और एक चंद्रशेखर लिमिट 1.4 टाइम्स होता है सन के मास के, इसी को चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं। अब यहाँ पे ना क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे नहीं कि कितना होता है, क्वेश्चन पूछता है कि चंद्रशेखर लिमिट इज द यूनिट ऑफ, तो लोग लिमिट देख के लेंथ मार देते हैं सीधे। समझ रहे हो बात क्या है? हाँ, तो अब जैसे एक स्लग, हाँ अब एक स्लग, स्लग क्या है? तो स्लग भी क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली 14.1 स्लग जो है ये 14.57 केजी की इक्वल होता है। अब लोग स्लग नामे नहीं सुने होते हैं, और उसके बाद बोल देंगे सीधे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। कहां आउट ऑफ सिलेबस है? तो ये वीडियो भेज देंगे, जो मतलब कि अभी ऑनलाइन में जिसको थोड़ा भी समस्या हुआ है उसको वीडियो में क्लियर हो जाएगा। और